तो गुड मॉर्निंग। तो पिछले 3 वीडियो में हमने जो हमारा पहला चैप्टर था द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिकली द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको कवर करा है पूरा और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करी है मैंने। तो इफ़ यू डोंट वॉच यू चेक आउट फ्रॉम देयर। अब हम अपने बुक का जो अगला चैप्टर है, पहले बुक का किंग्स फार्मर्स एंड टाउन, उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो टाइम पीरियड है, हमें उस पर ध्यान देने की। इस चैप्टर का टाइम पीरियड कितना है, तो ये जो हमारा चैप्टर रहेगा ये 600 BC से लेकर के 600 CE तक का टाइम स्पैन के बीच में रहेगा। तो कितने ईयर का लगभग यहाँ पर बात हो रहा है, तो लगभग 600 ईयर इधर और 600 ईयर इधर। तो टोटल मिला के 1200 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप समझ ही जाओगे 1200 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें हम देखने वाले अर्ली स्टेट और वहाँ की इकोनॉमीज़ के बारे में, किंग्स फार्मर्स और टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the Indo-Harappan civilization. हड़प्पन civilization कब इंड हुआ था? 1900 BC में हुआ था ना। तो 1900 BC के बाद से लेकर के 1500 का जो लॉन्ग टाइम जो बीच में बच रहा है, इसके बीच में 600 BC से और 1900 BC तक का जो टाइम स्पेन बीच का है, वहाँ पे हमें कई सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिले हुए हैं। This was also the period during which the Rigveda was composed by people living along the Indus Valley tributaries. यही टाइम था जब ऋग्वेदा भी कंपोज हुआ। और ऐसे तो हमारे चार वेदास देखने को मिलते हैं हमें, जो कि हमारा पहला तो ऋग्वेदा है, फिर दूसरा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिसमें कि सबसे पहले तो ये ऋग्वेदा जो है ये कंपोज हुआ था आपको 1500 BC से लेकर के 1200 BC के बीच में। और जो हमारे बाकी 3 बचते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो 1200 BC से लेकर 900 BC तक में कंपोज किए गए थे। ये बीच का, ये जो 1500 ईयर है, इसके इस टाइम पीरियड में ये सारे काम हुए थे। एग्रीकल्चर सेटलमेंट इमर्ज इन मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया एंड द दक्कन प्लेट्यू। एग्रीकल्चर सेटलमेंट भी बढ़ गए थे एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। इन सारी जगहों पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे इस टाइम पीरियड में। बिसाइड देयर इज एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन इन द दक्कन फर्दर साउथ। पेस्टोरल क्या होता है? वही चरवाहा वाले पॉपुलेशन, जो कि जानवरों को चराते हैं, उसका ही पॉपुलेशन हमें दक्कन में बढ़ता हुआ देखने को मिला और साउथ में भी देखने को मिला है। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेट्स इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलाबरेट स्टोन स्ट्रक्चर नॉन एज मेगालिथ्स। तो न्यू स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है बुरियल्स को डिपॉजिट करने का। पहले तो हम वो देखते थे कि बुरियल्स को डायरेक्टली लेड इन पिट एंड और उसको होलोड आउट सरफेस से मतलब ढक दिया जाता था, ऊपर से दफना दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। अब ये देख रहे हो मेगालिथ बुरियल साइट। तो ये क्या हो रहा है ना, पहले अब क्या हो रहा है इस टाइम में, पत्थर के आकार बनाकर उसमें जो डेड थे उनको बुरीड किया जाता था। इमर्ज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलियनम CE। और ये सारी चीज़ इमर्ज हुए थे सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट मिलियनम CE, मतलब 1000 ईयर के बीच में ये सारी चीज़ इमर्ज हुए थे फर्स्ट मिलियनियम BC में। मतलब आपको 100 BC से लेकर 1000 BC के बीच में ये सारी चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इन मैनी केस द डेड वी आर ब्रीड विथ अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन। ये तो पहले भी हो रहा था। आयरन टूल्स एंड वेपन तो हड़प्पन साइट में भी कई जगह में देखने को मिले हुए हैं। From C6th century BC, there is evidence that there were other trends as well. अब हमें 6th century BC से नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। Perhaps the most visible was the emergence of early states। अब जो most visible things है वो early states को, जो महाजनपद हम बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब एम्पायर्स और किंगडम इस टाइम में इमर्ज हो रही थी। अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेस वेयर अदर चेंजेस एविडेंट द वे इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड साइमल्टेनियसली। न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में चेंज आ रहे थे, न्यू न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हो रहे थे और न्यू टाउन्स का भी सब कॉन्टिनेंट में सेटलमेंट हो रहा था। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट बाय ड्राइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज। स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे लगाया है? इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता लगा है, टेक्स्ट कॉइन के बारे में पता चला और विजुअल मटेरियल्स के बारे में, जो हमें दिखाई दे रहा है जो मटेरियल, उससे हमें
अंडरस्टैंडिंग हुई है किसकी, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन थी, अपने पुराने समय की अंडरस्टैंडिंग हुई है। एज वी विल सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू विल ऑल्सो नोटिस दैट दिस सोर्स डू नॉट टेल द इंटायर स्टोरी। अब इतने सारे चीज़ तो हमें मिले हैं, जैसे इंक्रिप्शन मिले, टेक्स्ट कॉइन मिले, विजुअल मटेरियल मिले, लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं बता रहा है, चूँकि हमें बहुत ही कम अमाउंट में ये सारी चीज़ देखने को मिले हुए हैं। जो हमारा पहला है वो है प्रिंसेप एंड पियादासी। तो प्रिंसेप यहाँ पे एक नाम है, जेम्स प्रिंसेप। तो सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे कि किसी दीवार में कुछ लिखा गया है या फिर कहीं पे भी कुछ लिखा गया है, तो जो उस चीज़ की स्टडी करते हैं उसे हम एपिग्राफिस्ट कहते हैं। तो ये 1830s में बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा था। दिस वाज व्हेन जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस टाइम में जेम्स प्रिंसेप थे, वो ऑफिसर थे मिंट में। मिंट क्या होता है? मिंट आपको ये देखो, मिंट एडिशन मतलब जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। कॉइन इंडस्ट्री आप सीधा समझ सकते हो, जहाँ पे कॉइन का निर्माण होता है उसे मिंट कहा जाता है। और वो ऑफिसर थे मिंट के ईस्ट इंडिया कंपनी में, जेम्स प्रिंसेप। ये इन्होंने डेसिफर्ड किया, मतलब दो भाषाओं को, ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा को समझा और उसे समझ के अपने भाषा में उसे अ, सामने रखा। टू स्क्रिप्ट यूज अर्लिएस्ट इंक्रिप्शन एंड क्वाइन, ये जो दो ब्राह्मी और खरोष्ठी थे इसे डेसिफर्ड किया। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशन्ड किंग रिफर्ड एज पियादासी। और इन्होंने देखा कि क्वाइंस में बड़े पैमाने पर एक नाम बहुत ही कॉमनली आ रहा है, जो है पियादासी। मीन प्लेजेंट टू बी होल्ड, जिसका कि नाम मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, मतलब बहुत ही अच्छा किस्म का आदमी, और जो एक साथ सबको रखे। देयर वेर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रिफर दिस एज किंग एज अशोका। और कुछ इंस्क्रिप्शन का ये मानना है कि पियादासी अशोका को बोला जाता था। वन ऑफ द मेस्ट रूलर नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बहुत आप सब भी जानते ही होंगे अशोका द ग्रेट एम्पायर को। This gave a new direction to investigation into early Indian political history, and Europeans and Indian scholars used inscription and text composed in variety of language to reconstruct the lineage of major density that had ruled the subcontinent. तो historians ने कई सारे पॉलिटिकल हिस्ट्री को, यूरोपियंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री ने और इंडियन स्कॉलर्स ने इंस्क्रिप्शन को यूज किया, टेक्स्ट को यूज किया, ताकि उन्हें जो मेजर डेंसिटी थी उनकी लीनेज के बारे में पता चले। लीनेज क्या होता है? वंशावली, आप समझते हो? जैसे ये होता है लिनेज, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोका, इस तरह से राजा जो बना, ये लिनेज चलता आ रहा है। तो यही लिनेज को बताता है वंशावली। जैसे आपके दादाजी हैं, फिर आपके पिताजी, फिर आप हुए, आपके बच्चे होंगे, तो वो एक लिनेज है आपका। एज अ रिजल्ट द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वेयर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th century। तो बहुत सारे तो ब्रॉड काउंटर्स मतलब नए नए पॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में 20th century तक में हमें पता चला। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there was connection between the political change and economic and social development। तो इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा नज़र रखा, और स्कॉलर्स ने अब पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। ये पता लगाना चाहते थे कि क्या कोई लिंक है यहाँ पर पॉलिटिकल चेंज में, इकोनॉमिक में और सोशल डेवलपमेंट में। It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct। अगर कोई लिंक होता भी था तो ये सिंपल नहीं होता था और डायरेक्ट नहीं होता था, कुछ अनडायरेक्ट इनडायरेक्टली इन पे इनका लिंक होता था, लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं होता था। अगर होता भी था तो वो सिंपल नहीं होता था, समझना पड़ता था। तो ये तो हमारे जेम्स प्रिंसेप भाई साहब हैं, और ये मिंट में काम करते थे, और इन्हीं का एक कॉइन भी है, ये देख लो। इस कॉइन पे जेम्स प्रिंसेप का इंस्क्राइब किया गया है। अ, तो ऑब्वियसली ये मिंट के ऑफिसर थे, तो इनका एक कॉइन ही है यहाँ पे, ये मैंने निकाला है नेट पर से। अब हम आगे देखेंगे द अर्लीस्ट स्टेट, द 16 महाजनपदास। अब हमें इसमें मेजरली 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ना तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू लेना है, ठीक है। द द 6th century BC is often regarded as a major turning point in the early Indian history। 6th century BC को मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। इट इज़ एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेज सिटीज़ ग्रोइंग ऑफ यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। इस टाइम पीरियड में अर्ली स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, सिटी का डेवलपमेंट हुआ, आयरन का यूज़ बढ़ा और डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स का यूज़ बढ़ा। उससे पहले कॉइन का कोई सिस्टम नहीं था, लोग बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस करते थे। इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म, और यही टाइम पीरियड था जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का प्रचार प्रसार हुआ है।
अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमंगेस्ट अदर थिंग्स 16 स्टेट नॉन एज महाजनपदास। इन्होंने ही बताया कि 16 स्टेट थे जिसे हम महाजनपदास के बारे से नाम से भी जानते थे। ऑल्दो द लिस्ट वेरी सम नेम्स सच एज वाजी, मगधा, कोसाला, कुरु, पांचाल। ये मेरे पास मैप भी है शायद, ये मैं आपको यदि दिखाऊं तो। हाँ, ये देख रहे हो, ये 16 महाजनपदास है, जिसमें कुरु है, पांचाल है, अवंती है, वस्तिया है, मल्ली है, माला है, वाजी, मगधा, अंगा, गांधार। तो ये सारे मेजर जो 16 महाजनपदास हैं वो उस मैप में दिखाए गए हैं। अ, और जनपदा क्या होता है? जनपदा लिटरली मीन्स, इसमें तो नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि जना है, जन का मतलब होता है पीपल। तो सेट्स इन अ फुट और सेटल इट इज़ यूज बोथ प्रकृत एंड संस्कृत। तो इसमें जनपदास का मतलब हमें यही देखना है, क्लैन से इसका रिलेशन होता है, एक ट्राइब से होता है, पीपल से होता है। जहाँ पे पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे उसको क्लैन बना दिया जाएगा और वो जनपदा हो जाता है। और महाजनपदा हो गया जब वो बड़े पैमाने पर हो जाता है, जब वो स्टेट बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उसे महाजनपदास कहा जाता है। वाइल मोस्ट महाजनपदास वे रूल्ड बाय किंग सम वेयर नोन एज घनास और संगा, उसे घनास और संगा से भी जाना जाता था। और समवेयर ओलिगार्की वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजास। और ओलिगार्की में क्या होता था, पावर जो है नंबर ऑफ मैन के बीच में शेयर किया जाता था, और और कलेक्टिवली कॉल्ड राजास, और उन्हें राजास कहा जाता था। ओलिगार्फी रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय ग्रुप ऑफ मैन। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन के द्वारा पावर एक्सरसाइज किया जाता था। द रोमन एम्पायर अबाउट विच यू रेड लास्ट ईयर वाज एन ओलिगार्की इन स्पिरिट ऑफ इट्स नेम। तो रोमन एम्पायर ओलिगार्की बेसिस ही था, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ही रूल करते थे। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास। और महावीरा और बुद्धा ये गणा और संघास से बिलोंग करते थे। इन सम इंस्टेंट एज इन द केस ऑफ वाजी संघा, द राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्स सच एज लैंड कलेक्टिवली। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कहाँ के राजा लैंड भी कलेक्टिव, लैंड पे भी अपना कंट्रोल रखते थे, तो वो वाजी संघा का, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। आप इसे याद रखना, या तो हाईलाइट कर लो बुक में अभी ही। Although their history are often difficult to reconstruct due to lack of sources, some of these states lasted to nearly 1000 years. कुछ स्टेट 1000 years तक रहे हैं। अर्ली महाजनपदास had a capital which was fortified। जो अर्ली महाजनपदास के कैपिटल थे वो फोर्टिफाइड भी होते थे। मेंटेनिंग these fortified cities वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंस्क्रिप्शन आर्मी ब्यूरोक्रेसी। और ये लोग आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, जो आप नॉलेज पीपल होते थे जिस टाइम के, जिससे कि आप समझ सकते हो अभी के टाइम के एग्जीक्यूटिव जैसे कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। उसी टाइम में, उस टाइम पर भी ब्यूरोक्रेट्स का प्रचलन था, उन्हें भी रखा जाता था स्टेट के बेनिफिट के लिए। 6th century ऑनवर्ड से, 6th century BC ऑनवर्ड से। ओके, ये मैप आपने देख ही लिया। ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नॉन धर्मसूत्रा। और इस टाइम में ब्राह्मण्स ने एक टेक्स्ट लिखना चालू किया जिसका नाम था धर्मसूत्रा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख लेना, ब्राह्मण्स का ये एक धर्मसूत्र। और आगे आपको पढ़ने में आएगा धर्मशास्त्र। ये देख लो, ये धर्मसूत्र है, और आगे आपको एक और चीज़ पढ़ना है, वो धर्मशास्त्र होगा। तो धर्मसूत्रा ब्राह्मण ने कंपोज किया, वो एक रूल बुक था, लेट डाउन नॉर्म्स ऑफ रूल हु वेयर इंक्लाइंड इन क्षत्रियास विच हु वेयर एडली एक्सेप्टेड टू बी क्षत्रियास। अच्छा, ये यहाँ पे इसमें एक रूल्स लिखा गया था कि रूलर्स हमेशा क्षत्रियास ही होंगे। रूलर्स वेयर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर। रूलर्स को टैक्स कलेक्ट करने की आज़ादी थी, कल्टिवेटर से, ट्रेडिशनर आर्टिसन से। वेयर रिसोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम पेस्टोरली और फॉरेस्ट पीपल। क्या रिसोर्स पेस्टोरली चरवाहों से भी और फॉरेस्ट पीपल से भी लिया जाता था? तो इसके बारे में कोई अभी खास पता नहीं है। वी डू नॉट नो रियली नाउ। वट वी डू नो इज रेड ऑन नेबरिंग स्टेट इज रिकॉग्नाइज लेजिटिमेट मीन ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। तो जो अटैक था नेबर कंट्रीज पे, ये बहुत ही आप कह सकते हो नॉर्मल था, ये कोई गलत बात नहीं थी। आप वेल्थ जनरेट करने के लिए आप अपने नेबर पे अटैक कर सकते थे, ये बहुत ही कॉमन था वहाँ पे, इसमें कोई उस टाइम पे गलत बात नहीं थी। ग्रेजुअली सम स्टेट एक्वायर स्टैंडिंग आर्मी, कुछ स्टेट अपने लिए स्टैंडिंग आर्मी, ये आप देख रहे हो स्टैंडिंग आर्मी रखते थे अपने लिए। एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी भी मेंटेन करते थे। और कुछ स्टेट क्या होते थे, अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मलेशिया। और कुछ जो मलेशिया पे इंडिपेंडेंट, मलेशिया क्या होता है, उनका खुद का जो स्टेट का पीपल होगा उन पे वो डिपेंडेंट रहते थे। और हाईली वो पीजेंट्री पे ही डिपेंडेंट रहते थे कि जितने भी पीजेंट फोर्स थे उन्हें वो रिक्रूट करते थे आर्मी के लिए। ओके, फर्स्ट अमंगेस्ट द 16 मगधा। तो जो हमारा सबसे पहला है 16 महाजनपदास में, वो मगधा है। ये बहुत ही बड़ा था और पावरफुल था। बिटवीन द 6th and 4th century BC का बात है ये।
मगधा इन प्रेजेंट डे बिहार, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में वाज मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था। इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। Modern historians explain this development in variety of way. मगधा was a region where agriculture was still productive। और मगधा के रीजन में क्योंकि एलिवेल प्लेन है, अभी बिहार में आप देख रहे हैं एलिवेल प्लेन है, और तो वहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि एलिवेल प्लेन था, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था और बहुत ही प्रोडक्टिव होता था वो। आज के टाइम में भी ये कहा जाता है कि बिहार को एक जाइंट स्लिप के नाम पे कहा जाता है। तो एक ये क्वेश्चन उठा था कि क्या अगर इंडिया का जितना भी फूड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो यदि रोक दिया जाए और अकेला बिहार क्या पूरे इंडिया का इंडिया को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अपना फुलफ़िल कर सकता है। तो उसमें उस रिसर्च में ये पता चला ना सिर्फ इंडिया बल्कि बिहार पूरे साउथ एशिया के नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है एग्रीकल्चर में, इतना यहाँ की मिट्टी फर्टिलाइज्ड है। तो उसी तरह यहाँ पे यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टिलाइज़र थी, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा था। आयरन माइंस आप देख लीजिए, झारखंड के साइड में आयरन माइंस अभी भी हैं। एलिफेंट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी। एलिफेंट भी आर्मी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। आर्मी से आप देखो आयरन माइन से यहाँ पे टूल्स और वेपन्स बनाए जा रहे हैं। एलिफेंट भी एक आर्मी का इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेयर फॉरेस्ट इन द रीजन वेयर फाउंड, और एलिफेंट जो है यहाँ पे फॉरेस्ट में आराम से मिल जाते थे। ऑल्सो द गंगा एंड its tributary provide a cheap and convenient mean of communication। तो गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज थे और गंगा रिवर खुद ये बहुत ही चीप मीन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी। कम्युनिकेशन से ये हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट बहुत ही लो होता था वहाँ पे। However, early Buddhists and Jain wrote about the Magधा attribute its power and policy individually. The relentlessly ambitious king of whom Bimbisara, Ajatasattu, Mahapadananda are the best known, and their minister who helped implementing their policy। ये सारे जो राजा हैं बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्म नंदा, ये मगध के ही राजा हुआ करते थे, और ये बहुत ही नामी राजा हैं, और इनके मिनिस्टर्स के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट किए गए थे, जिससे कि हम आज तक इनका नाम जानते हैं। इनिशियली सबसे शुरुआती दौर में राजगीर द प्रकृत नेम प्रेजेंट है, वो राजगीर जो कि राजगीर का प्रेजेंट डे नाम है उसका, राजाग्रह वाज कैपिटल ऑफ मगधा। मगधा का कैपिटल इनिशियली शुरुआती दौर में राजाग्रह था, जो कि आज के टाइम में राजगीर है। इनिशियली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ किंग, और इसका जो ना मतलब होता है राजा ग्रह का मतलब, राजा गाह का मतलब वो होता है हाउस ऑफ किंग, किंग का घर। तो इसलिए उसको कैपिटल बना दिया गया था इनिशियल फेज में। राजा गाह वाज फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंग द हिल। आप देख ही रहे हो यार फोटो में, ये फोर्टिफाइड, अब कुछ ही चीज़ बचे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, अभी भी घूमने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो। बहुत ही प्यारी सी जगह है। आप बहुत ही अलाइव फील करोगे वहाँ पर। तो उस टाइम में ये देख रहे हो फोर्टिफाइड कर दिया गया था राजगीर को, कैपिटल सिटी था इसलिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर इन फोर्थ सेंचुरी बीसी में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा, जो कि प्रेजेंट डे पटना है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग द गंगा, और गंगा का वहाँ से कमांडिंग रूट बहुत ही ईजी पड़ता था पटना से, इसीलिए पाटलिपुत्रा वहाँ पे शिफ्ट कर लिया गया कैपिटल। अब हम देखेंगे एन अर्ली एम्पायर। द ग्रोथ ऑफ मगधा कल्कुमिनेटेड इन इमरजेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ग्रोथ मगधा का जो ग्रोथ हुआ है वो मौर्यन एम्पायर से ही हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही फाउंड किया था एम्पायर को। ये चाणक्य की मदद से, आप ये देख रहे हो ये चाणक्य है, इनके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, ये बहुत ही मेजर फैला हुआ था। इसका मैं आपको मैप दिखाऊंगा। ये बहुत ही बड़ा सेटलमेंट था मौर्यन एम्पायर। एंड हिज ग्रैंडसन अशोका आर्गुएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द अर्ली इंडियन, और चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा फेमस है इनका जो ग्रैंडसन थे अशोका, ये उनसे भी ज़्यादा फेमस है। और आप सभी इसका नाम भी जानते हो, अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते होंगे। और इन्होंने कलिंगा को करक्योर कर, कलिंगा जो कि प्रेजेंट उड़ीसा है, उसे भी कनक्योर मतलब अपने अंदर ले लिया था। और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खून खराबा इन्होंने किया था अशोका ने। तो वहाँ का खून खराबा देख के इनका मन मतलब डोल गया, और उस टाइम से इन्होंने नॉन वायलेंट को छोड़ दिया और वायलेंस को छोड़ दिया और नॉन वायलेंट को अपना लिया। ओके सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे फाउंडिंग out about the Mauryans. Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire। तो मौर्यन एम्पायर का हिस्ट्री पता करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। दिस इंक्लूड आर्कोलॉजिकल फाइंड, स्पेशली स्कल्पचर को ध्यान में रखा गया है। ऑल्सो वैल्यूबल कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थिस। तो ये जो नाम है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थिस।
ये जो भाई साहब थे ये ग्रीक एम्बेसडर थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में काम करते थे और इन्होंने अपना एक अकाउंट लिखा है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलते हैं। अनदर सोर्स दैट इज़ ऑफन यूज्ड इज़ अर्थशास्त्र, और जो दूसरा सोर्स है वो अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। ये एक पॉलिटिकल बुक है, आप कह सकते हो। इसमें बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो इससे भी हमें उस टाइम के पीरियड के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता चलता है। और ये अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ट्रेडिशनली बिलीव टू द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, और ये मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त थे। Beside the modern empire are mentioned in the later Buddhist, Jainic and Puranic literature, well in Sanskrit literacy literature as well as in Sanskrit literary work। तो ये इसमें कोई खास बात नहीं बताई है, इसमें यही है कि मौर्य जो मेंशन किया गया ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में किया गया, जैन टेक्स्ट में किया गया, पौराणिक लिटरेचर्स में इसका वर्णन किया गया और संस्कृत लिटरेरी वर्क में भी मौर्य एम्पायर का वर्णन किया गया। वाइल दीज आर यूजफुल इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका ऑन रॉक पिलर। अशोका फेमस है अपने रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन की वजह से, एंड ऑफन रिगार्डेड एज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज। Asoka was the first ruler who inscribed his message to his subject and official on stone surface। तो ऑब्वियसली ये सबसे पहले ऐसे राजा थे जो कि अपने मैसेज को स्टोन पर इंस्क्राइब करवा देते थे, ताकि लोग पढ़ के समझ सके। कोई भी, जैसे कोई भी नियम कानून इम्पोज करना है, कोई भी संदेश देना है अपने क्लैन के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को, तो वो रॉक पे इंस्क्राइब करा देते थे और लोग पढ़ के, एक टाइप से आप समझ लो पोस्टर बैनर का सिस्टम था उस टाइम में। नेचुरल रॉक एज वेल एज पॉलिश पिलर, दोनों पे वो इंस्क्राइब करते थे। ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा, और वो धम्मा एक इनके द्वारा बताया गया एक लिटरेरी वर्क है। और इसको भी ये इंस्क्राइब करते थे। दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स धम्मा के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहला तो हमें एल्डर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ब्राह्मण्स के टुवर्ड्स जेनरसिटी रखना चाहिए, एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ ट्रीटिंग स्लेव एज सर्वेंट काइंडली। तो स्लेव्स जो है उसको बहुत ही काइंडली ट्रीट करें, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें, एंड ट्रेडिशन अदर देन वन ओन, और दूसरे ट्रेडिशन की भी रिस्पेक्ट करें। आपके अलावा अगर कोई दूसरी ट्रेडिशन है उसकी भी रिस्पेक्ट करें। तो ये आप देख रहे हो अशोका की जो लाइन कैपिटल है, और अशोका एडिक्ट, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अशोका के द्वारा लिखा हुआ है, पिलर एडिक्ट है ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर, तो इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता होगा। अब देखो, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। तो एम्पायर तो बहुत बड़ी थी, तो इसमें क्या हो रहा था ना, 5 बहुत ही बड़े मेजर सेंटर्स इस टाइम पे बनाए गए थे। तो पहला तो ये आपको पाटलिपुत्र दिख रहे हो, दूसरा था उज्जैनी, तीसरा तक्षशिला, और चौथा तोसाली है, और पांचवा सुवर्णागिरी है। वो यहाँ पर आपको दूसरे मैप में मैं दिखाऊं, तो इस मैप में आप देखो, ये देखो, ये पाटलिपुत्रा यहाँ पर है, और सुवर्णागिरी आपका यहाँ पर है, और तोसाली यहाँ पर है, उज्जैनी यहाँ है, और तक्षशिला यहाँ पर है। यदि आप देखो तो ये पांचों मेजर सेंटर्स आपने देख लिए। ऑल आर मेंशन है अशोका इंस्क्रिप्शन, ये सारे अशोका इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज इनग्रेव्ड एवरीवेयर फ्रॉम द प्रेजेंट वे, और सारे में सेम ही मैसेज इंस्क्रिप्ट किया गया है। कोई भी सारा पिलर आप देख लो, सारे में ऐसा ही टाइप का मैसेज इंस्क्राइब किया गया था। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये देख रहे हो, ये पूरा मॉरियन डेंसिटी है ये पूरा। तो क्या यहाँ पे एक सिमिलर, एक ही गवर्नमेंट, या क्या यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंट्रोल कर पाता होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका अभी तक हिस्टोरियंस आंसर नहीं कर पाए हैं। और हिस्टोरियंस का मानना है कि ये नहीं हो सकता है, दिस इज अनलाइकली, ये नहीं हो सकता है। द रीजन इंक्लूड विद इन द एम्पायर वाज जस्ट टू डाइवर्स, ये बहुत ही डाइवर्स था, कल्चर के तौर पे, ट्रेडिशन के तौर पे, रिलीजन के तौर पे। इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली ट्रेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अब आप देखो, यहाँ पे अफगानिस्तान में हिली ट्रेन है, और कोस्ट, यहाँ पर आपको कोस्टल टाउन दिख रहा है, तो दोनों जगह एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका अलग होगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये अनलाइकली है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। कई सारे हो सकता है स्टेट में, या फिर कुछ में बांटा गया होगा रूल करने के लिए। It is likely that administrative control was strongest in area around the capital and the provincial center। provincial centers के अराउंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा ये बहुत ही अच्छा होगा, जैसे उज्जैन के आसपास बहुत ही अच्छा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। उसी तरह इन पांचों प्लेस पे अच्छा
कंट्रोल होगा। बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन द इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। इन दोनों का यूज क्या होता था, ट्रेड रूट में इनका यूज होता था, तक्षशिला और उज्जैनी का। और सुवर्णागिरी जो है ये लिटरली गोल्डन माउंटेन कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइन काफ़ी थे और ये कर्नाटका में है। पाटलिपुत्रा तो कैपिटल है, और तोसाली जो कोस्टल सिटी था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखें यहाँ पे कम्युनिकेशंस अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर। और लैंड और रिवराइन दोनों रूट से कम्युनिकेशन होते थे। जर्नीज फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंस कुड हैव टेकन वीक इन द मंथ। कुछ टाइम इसको जर्नी करने में वीक्स भी लग जाते थे, या फिर कभी मंथ्स भी लग जाते थे। This meant arranging from provision as well as protecting for those who were on move. It is obvious that army was an important mean of ensuring the latter. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मेगास्थिस इनका एक बात यहाँ पे बोला गया, मेगास्थिस मेंशन अ कमिटी ऑफ 6 सब कम्युनिटी। ये आपको याद रखना है कि मिलिट्री के अंदर 6 सब कम्युनिटी बनाई गई थी। जो पहला कम्युनिटी था वो नेवी के ऊपर नज़र रखेगा, ये आप कहीं पे लिख लो या फिर हाईलाइट कर लो। 6 कम्युनिटी थे, जिसके अंदर में पहला कम्युनिटी का काम क्या था, नेवी के ऊपर ध्यान रखना। दूसरा कम्युनिटी का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन को देखना। तीसरा जो फुट सोल्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। चौथा हॉर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और फिफ्थ चैरियट, जो राजा के आप कह सकते हो रथ वगैरह होते थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। और छठा जो है वो एलिफेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एलिफेंट क्योंकि उस टाइम में आर्मी के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट मीन था। द एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंड कम्युनिटी वेयर रेदर वेरिड। और जो सेकेंड कम्युनिटी है, इसका इसका एक्टिविटीज़ और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट मैनेज करना पड़ता था और प्रोविजंस को मैनेज करना पड़ता था। जैसे कि अरेंजिंग द ब्लॉक कार्ट टू कैरी इक्विपमेंट, ब्लॉक कार्ट का अरेंज करना, प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स के लिए फूड बना देना, और एनिमल्स के लिए भी फॉर्डर देना, एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट, और सर्वेंट को भी भेजना, तो कि जो सोल्जर्स जा रहे हैं उसको उसके आगे पीछे जो करे सर्वेंट और आर्टिसन, उनको भी साथ में भेजना। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा। धम्मा को भी प्रोपोगेट करके अशोका इन सबको एक साथ बाइंड रखना चाहते थे। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड इंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट भी वेलबींग करेगा पीपल का, ऐसा इसका अशोका का मानना था धम्मा का इंस्क्राइब करने से। स्पेशल ऑफर नन एज धम्मा महात्मा वेयर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। और जो धम्मा का मैसेज स्प्रेड करते थे उसको धम्मा महात्मा महामत्ता कहा जाता था। धम्मा महामत्ता उसको कहा जाता था जो धम्मा का मैसेज को स्प्रेड करते थे। हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर। एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट है, हम ये देखेंगे एम्पायर उस टाइम में कितना इंपॉर्टेंट था। व्हेन हिस्टोरियंस बिगेन टू रिकंस्ट्रक्ट अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। ये तो पता ही है, मेजर लैंडमार्क था मॉडर्न एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट। इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल एंड वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 19th सेंचुरी। ये सब तो आपको पता ही होगा। ये आप पढ़ लेना, थोड़ा सा इतना सा पढ़ लेना। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कोलॉजिकल फाइंड एसोसिएटेड विद द मॉडर्न एम्पायर इंक्लूडिंग द स्टोन स्कल्पचर भी हमें देखने को मिले हैं। Many of these historians found the message of Asoka inscription very different from the most other rulers, suggesting that Asoka was most powerful and industrious, and also more humble than other rulers with the grandiose title. तो अशोका का हमें इतना ज़्यादा इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है अशोका सच में बहुत ही महान राजा हुआ करता था उस टाइम में। इसलिए इन्होंने इनका एक ग्रैंडियस टाइटल भी है, जैसे कि द ग्रेट अशोका। तो वो भी इसलिए इसे दिया गया, या फिर पियादासी। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द नेशनलिस्ट लीडर इन द 20th सेंचुरी रिगार्डिंग इंस्पायरिंग फिगर। आज के टाइम में भी अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर के तौर पे देखा जाता है। ये आप देख लो, अशोकन एम्पायर है। तो ये जो है कि 150 ईयर का लॉन्ग टाइम का अशोकन एम्पायर था, विच इज़ नॉट लॉन्ग टाइम स्पेन वास्ट स्पेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब। ये बहुत ही बड़ा नहीं है, लेकिन तब पर भी आप देखो 150 ईयर्स का टाइम स्पेन है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा बड़ा। अभी तो हमारी आज़ादी का कुछ 75-76 ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, साल हुआ है। तो ये 150 साल का ये एम्पायर था। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा ये। एंड इवन विद इन द फ्रंटायर ऑफ एम्पायर कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म। और फ्रंटायर के अंदर भी जो एम्पायर का कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म नहीं था। द बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी न्यू चिपडम्स एंड किंगडम इमर्ज इन सेवरल पार्ट ऑफ द सेकंड। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अब जो हमारे नए चिपडम्स थे सेकेंड सेंचुरी बीसी से इमर्ज होना चालू हो गए थे। ये हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। चिपडम्स क्या होते हैं ये हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था।
तो थैंक यू, टेक केयर।